हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी टीआरई में पूछे गए ईवीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर कर रहे थे। इसके पहले की क्लास में हम लोग इसके कुछ प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। ये ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की दूसरी क्लास है। दोस्तों, इसमें बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के ईवीएस के सभी प्रश्न इसमें शामिल हैं। इसमें पीआरटी 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी के समान अध्ययन में जो ईवीएस से प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न शामिल हैं। तो ये सभी वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ का मूल्य है मात्र 21 रुपये। इसके अलावा अगर आप लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी की भी पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की क्लास हम लोग पहले कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खाद्य श्रृंखला है। आप सभी को पता है खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले उत्पादक आता है। उत्पादक के बाद क्या आता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद क्या आता है, प्राथमिक उपभोक्ता आता है। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है। द्वितीयक के बाद क्या होता है, तृतीयक उपभोक्ता है। उसके बाद क्या होता है, अपघटक होता है। ठीक है, ये आपका खाद्य श्रृंखला के चरण है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक यानी पेड़ पौधे। तो इसमें उत्पादक कौन होगा, घास उत्पादक है। घास को कौन खाता है, तो हिरण खाता है। हिरण इसमें क्या हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और हिरण को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो बाघ आपका क्या हो गया, इसमें द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घास, हिरण और बाघ, ये खाद्य श्रृंखला है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल में देखते हैं। व्याख्या आप लोग जरूर देखिएगा, व्याख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके कई सारे प्रश्न क्लियर होंगे। ठीक, खाद्य श्रृंखला एक रैखिक क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। खाद्य श्रृंखला एक क्या है, रैखिक क्रम है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पहले बता चुका हूं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है और ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्तर से दूसरे स्तर पर होता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला के घटक कौन कौन से हैं, तो उत्पादक। उत्पादक किसे कहा जाता है, ये जीव भोजन स्वयं बनाते हैं। जो भोजन स्वयं बनाते हैं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। जैसे हरे पौधे हो गए, शैवाल हो गया, ये सब क्या है, उत्पादक हैं। ठीक है, जो भोजन अपना स्वयं बनाते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता है दूसरा। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहा जाता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं जो उत्पादकों को खाते हैं। देखिए, उत्पादक होता है, उत्पादक को कौन खाता है, उत्पादक को खाता है प्राथमिक उपभोक्ता। यानी वो क्या कहलाते हैं, तो शाकाहारी कहलाते हैं। जैसे गाय हो गया, गाय पेड़ पौधे खाती है। ठीक है, हिरण हो गया, खरगोश हो गया, ये सब क्या किसको खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं। तो ये क्या हुए, शाकाहारी हुए। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता किससे कहा जाता है, ये मांसाहारी होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सब क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आपका तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च स्तर के मांसाहारी होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं। तृतीयक और किसको खाता है, द्वितीयक को खाता है। जैसे आपका चील हो गया, शेर हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका तृतीयक उपभोक्ता। अगला आपका अपघटक है, ये मृत जीवों को विघटित करते हैं और पोषक तत्व मिट्टी में वापस लौटाते हैं। अपघटक क्या करते हैं, ये मृत जीवों को विघटित करते हैं यानी खाते हैं और पोषक तत्व मिट्टी में वापस लौटाते हैं। जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, फफूंद हो गया, ये क्या है, तो ये अपघटक है यानी डिकम्पोजर है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखिए, खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन आता है, उत्पादक आता है। ठीक है, उत्पादक को कौन खाता है,
प्राथमिक उपभोक्ता खाता है। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता खाता है। द्वितीयक को कौन खाता है? तो तृतीयक उपभोक्ता खाता है। ठीक है, ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, उसके बाद अपघटक होता है। ठीक, नेक्स्ट है हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम प्रयोग होता है। एसपीएम से तात्पर्य है करा कि हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में किसका प्रयोग होता है? एसपीएम का प्रयोग होता है। और एसपीएम का फुल फॉर्म पूछा इसमें क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, यानी निलंबित कणिका तत्व से कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हवा की गुणवत्ता एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण में एसपीएम का तात्पर्य निलंबित कणिका तत्व यानी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है। यह हवा में लटके हुए छोटे कण होते हैं। ये ठोस एवं तरल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो जनसंख्या वृद्धि से खतरा है। पादप से वृद्धि से तो कोई खतरा नहीं है, जनसंख्या वृद्धि से ही खतरा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डिटेल में देखते हैं। पर्यावरण के लिए खतरा क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि से क्या होगा? तीव्र जनसंख्या वृद्धि सीवेज प्रदूषण कार्बन उत्सर्जन सहित उच्च अपशिष्ट उत्पादन में योगदान करती है। इससे वायु एवं जल प्रदूषणों, वनों की कटाई और प्राकृतिक आवासों का तेजी से ह्रास होता है, यानी नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? शांत घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। कहां पे है? केरल में स्थित है शांत घाटी। यह पलक्कड़ जिले में स्थित, केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है और ये 1984 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, ये 1984 में क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एक है फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के लिए प्रदूषक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टीआरई 3 पूछा गया था। अम्लीय वर्षा के प्रदूषक है, इसमें बहुत लोगों का ये प्रश्न गलत हुआ था। देखिए, अम्लीय वर्षा हम लोगों ने ज्यादातर यही पढ़ा है, ऑप्शन सी, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें ए भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और SO2 भी होगा। एनसीईआरटी के बुक में ये दिया है क्लास 7 में, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। बहुत लोग सी लगाए थे, लेकिन ध्यान रखिएगा आंसर इसमें ए और सी दोनों को माना गया था, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। समझते हैं इसको डिटेल में। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा जल में क्या होता है? अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है, तो कैसी वर्षा? तो अम्ल वर्षा उसे कहा जाता है। वर्षा जल में ये अम्ल आते कहाँ से हैं? देखिए, तो वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जो वायु में प्रदूषक के रूप में मिश्रित होती हैं। ये सब क्या है? प्रदूषक के रूप में वायु में मिश्रित होती हैं और वर्षा जल में घुलकर क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जब वर्षा जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कार्बोनिक अम्ल बनाता है। जब वर्षा जल के साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है तो क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और जब वर्षा जल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलता है तो कौन सा अम्ल बनता है? तो नाइट्रिक अम्ल बनता है। अम्ल वर्षा क्या होता? अम्ल वर्षा क्या करता है? ये भवनों, ऐतिहासिक इमारतों, पौधों और जानवरों को क्षति पहुंचा सकती है। अम्लीय वर्षा का पीएच लगभग होता है आपका 4.2 से 4.4 तक होता है। ठीक है, अम्लीय होता है, आप सभी को पता है। अम्ल वर्षा का जो रासायनिक समीकरण है उसको देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब जल के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल बनता है, यानी H2CO3 से क्या कहा जाता है? कार्बोनिक अम्ल। ये समीकरण ध्यान रखिएगा। सल्फर डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो सल्फ्यूरस अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, H2SO4 बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल बनाता है। ठीक है, HNO3 HNO2 बनाता है। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? यह आपका टीआरई 3 पूछा गया था। पर्वतीय क्षेत्रों में
पक्षियों के अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जंगल पाया जाता है? तो चीड़ के जंगल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पाइन फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकतम अधिकतम विविधता और संख्या चीड़ के जंगल में पाई जाती है। चीड़ के जंगलों में घना आवरण, विविध वनस्पति, अनुकूल पर्यावरण पक्षियों को आवास, भोजन और प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में किसको सुरक्षा दिया जाता है? तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए, यानी होल इकोसिस्टम को दिया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो, सभी को इसमें दिया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वह क्षेत्र होता है जहां संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। ठीक है, अगला है, क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी सीएफसी निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? कह रहा है क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्या निर्मुक्त होता है? सीएफसी निर्मुक्त होता है। तो उसमें से क्या विनष्ट होता है, यानी क्या नष्ट होता है? तो मैंने सभी पता होगा सीएफसी से क्या होता है, तो ओजोन परत की क्षरण होती है। ऑप्शन बी, ओजोन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी इसमें क्या होता है? क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन जब वातावरण में मुक्त होता है तो यह ओजोन अणुओं का क्षरण करता है, यानी उसे नष्ट करता है। समताप मंडल में 65 से 110 साल तक यह रह सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान। ठीक है, इसका व्यापारिक नाम क्या है? फ्रियान इसका व्यापारिक नाम। मैंने बताया था कल क्लास में, समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन मैंने बताया था, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाता है। कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ये सब मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके जरूर देखिएगा उसको। सीएफसी का उपयोग 2/3 भाग रेफ्रिजरेटर में, 1/3 भाग फोम इंसुलेशन उत्पाद के रूप में होता है। नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र अधिक स्पष्ट होता है। जो ओजोन छिद्र होता है ये अधिक स्पष्ट कहाँ पे होता है? कह रहा है भूमध्य रेखा पर, कि कर्क रेखा पर, कि मकर रेखा पर? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है ना ऑफ द एबव, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन छिद्र जो है, ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर। ओजोन छिद्र कहाँ पे? तो ये दक्षिणी ध्रुव पर, यानी दक्षिण गोलार्ध के देर से सर्दियों के दौरान अंटार्कटिक ओजोन छिद्र बनता है, क्योंकि सूर्य की किरणें ओजोन क्षयकारी अभिक्रियाओं को शुरू करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ओजोन छिद्र कहाँ पे? तो दक्षिणी ध्रुव पर अधिक स्पष्ट रूप से दिखता है। ओजोन रिक्तीकरण और ओजोन छिद्र का मुख्य कारण निर्मित रसायन है, विशेष रूप से आपका हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट, सॉल्वेंट, प्रोपेलेंट और फोम ब्लोइंग कारक, यानी क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी और एचसीएफसी, हेलोन, जिन्हें ओजोन घटने वाले पदार्थ यानी ओडीएस कहा जाता है। इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओजोन छिद्र पृथ्वी की सतह से 15 से 30 किलोमीटर के बीच समताप मंडल में पाया जाता है। अभी मैंने बताया ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले फरमान ने किया था। कब? 1985 में किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले फरमान ने किया था। कब किया था? तो 1985 में। अगला है, इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? अभी मैंने बताया इकोसिस्टम में जो है बैक्टीरिया क्या होते हैं? तो ये अवघटक होती है, यानी डीकम्पोजर होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? डीकम्पोजर यानी अवघटक। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया और जो कवक होता है ये क्या होता है? मृत जीवी होते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर होता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये टीआरई 1 में पूछा गया था शायद ये प्रश्न। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी टांसले के द्वारा किया गया था। बैक्टीरिया और कवक को अवघटक कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे मृत और सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड, पानी,
सरल शर्करा और खनिज लवण जैसे सरल पदार्थों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसलिए अवघटक इन्हें कहा जाता है, बैक्टीरिया और कवक को। अगला है देहरादून इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये सब एनसीईआरटी से प्रश्न पूछा गया है। देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1906 में की गई थी। कब, 1906 में। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में 1906 में की गई थी, जिसे वर्तमान में वन अनुसंधान संस्थान, ये ध्यान रखिएगा, इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। और यह न केवल भारत अपितु पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वैज्ञानिक वानिकी के विकास का पर्याय है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो देहरादून में। ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो देहरादून में है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, करा है कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। इसको हम डिटेल से समझते हैं। देखिए, एक प्राथमिक प्रदूषक होता है, एक द्वितीयक प्रदूषक होता है। पहले हम प्राथमिक प्रदूषक को समझते हैं क्या होता है। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोत से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। जो सीधे किससे होते हैं, स्रोत से जो है निकलते हैं। जैसे स्रोत क्या हुआ, जैसे वाहनों का धुआं, उद्योग से जो निकलता है, ज्वालामुखी से जो निकलता है, जंगलों की आग से जो प्रदूषक निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक प्रदूषक कहा जाता है। जैसे आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे निकलता है, तो वाहनों में जो ईंधन होता है उसके अपूर्ण दहन से निकलता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जीवाश्म ईंधन के जलने से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। SO2 कोयले के जलने से निकलता है, यानी जो डायरेक्ट स्रोत से निकलता है प्रदूषक, वो प्राथमिक प्रदूषक होता है। जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, वाहनों और थर्मल पावर प्लांट से निकलता है। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलता है। और पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10, PM2.5, ये धूल, धुआं, राख आदि से होता है। ये सब क्या है, ये उदाहरण जरूर ध्यान रखिएगा। CO हो गया आपका CO2, SO2, NO, HF पार्टिकुलेट मैटर यानी PM10, PM2.5, ये सब क्या है, प्राथमिक प्रदूषक हैं। ठीक है, जो स्रोत से निकलते हैं वो प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। द्वितीय क्या होता है, द्वितीय प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो वायुमंडल में मौजूद प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी रासायनिक क्रियाओं से बनता है। देखिए, जो प्राथमिक होता है वो किससे बनता है, तो डायरेक्ट स्रोत से। लेकिन जो द्वितीयक होता है ये प्राथमिक प्रदूषक के आपसी रासायनिक अभिक्रिया से बनते हैं। ये सीधे स्रोत से नहीं निकलते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश, नमी और ताप के प्रभाव से वायुमंडल में ये क्या करते हैं, बनते हैं। जैसे आपका उदाहरण ध्यान रखिए, ओजोन हो गया। ओजोन आपका NO और VOC की सूर्य प्रकाश की क्रिया से बनता है। पैन हो गया आपका फोटोकेमिकल स्मॉग हो गया। स्मॉग धुंध और धुएं से बनता है। एसिड रेन आपका SO2 और NO2 की जलवाष्प से प्रक्रिया से यानी जल से मिलने से बनता है। तो ये सब आपके क्या है, द्वितीयक प्रदूषक हैं। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, ये जो प्राथमिक प्रदूषक से बनते हैं, यही जानिए, जो प्राथमिक से बनते हैं वो आपका क्या होता है, द्वितीय प्रदूषक होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अजीवी कारक नहीं है, कौन सा आजीवी कारक नहीं है, इसमें पूछा है। यानी अजीवी यानी जो निर्जीव होता है, एक तरीके से जानिए। जीवी क्या होता है, जिसमें जीव होता है। अजीवी होता है जिसमें जीवन नहीं होता है। इसमें पूछा कौन सा अजीवी कारक नहीं है, तो जंतु तो आपका जीवी हो जाएगा। बाकी आर्द्रता, उमतास, ये आपका अजीवी कारक है। ऑप्शन बी अजीवी, या इसे ही क्या कहा जाता है, अजैविक कहा जाता है। शब्द पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी निर्जीव कारकों को संदर्भित करता है। जैसे आपका आर्द्रता हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, जल हो गया, भूमि हो गया, ये सब क्या है, अजैविक कारक है। जैविक कारक की बात करें तो इसमें जीवित चीजें इससे संबंधित है। ये जैसे आपका जंतु हो गया, उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, डिकम्पोजर यानी अपघटक हो गया, ये सब क्या है, तो ये सब आपके जैविक कारक हैं। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में आपका, एक आपका जैविक तत्व है, एक आपका अजैविक तत्व है। जैविक में आपका उत्पादक आता है, उपभोक्ता, अपघटक यानी जिसमें जीवन होता है। ठीक है, उत्पादक में मैंने बताया पादप जगत, पेड़ पौधे। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता और उच्च मांसाहारी उपभोक्ता। यानी उसके बाद आपका अपघटक हो गया।
अजैविक की बात करें तो इसमें कार्बनिक घटक जैसे जल, लवण, गैस हैं, अकार्बनिक घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया, ह्यूमस आदि। और एक इसमें भौतिक घटक है जैसे आपका ऊर्जा, वायु का प्रकाश, ताप आदि। ये सब क्या है? अजैविक घटक के उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा जैविक और अजैविक, बस इतना ध्यान रखिएगा जिसमें जीवन होता है वो जैविक और जिसमें जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक होते हैं। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? वायु प्रदूषण का प्रभाव करा किस पर पाया जाता है प्रायः? तो वैसे तो पत्तियों पर पाया जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी उसमें हो सकता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फूलों पर, तनों पर, पत्तियों पर, सभी पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण पौधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जमीनी स्तर से ओजोन जैसे हानिकारक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? बाधा डालते हैं। पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं। क्या करते हैं ये? पेड़ों की पत्तियों और फूलों को बढ़ने से रोकते हैं और उन्हें खिलने में क्या करते हैं? देरी करते हैं। इसके अलावा अम्लीय वर्षा हो गया, मिट्टी द्वारा अवशोषित प्रदूषक पौधों की जड़ों व तनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार जो है ऑप्शन डी माना गया इसमें। ठीक है, ये जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था, तो कैंसिल हो गया था, तो बीपीएससी ने इसका आंसर नहीं दिया था, तो लेकिन इसका ऑप्शन डी मान सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? कह रहा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन जो है ये कब आयोजित किया गया था? तो ये 1968 में किया गया था। कब किया गया था? 1968 में। ऑप्शन ए। अफ्रीकी सम्मेलन ये कहाँ पे? अदीस अबाबा इथोपिया में किया गया था। कब? सितंबर 1968 में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन के अंतर्गत 16 जून 1969 को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीका शांति प्रभाव में आई और इसलिए इस सम्मेलन को अदीस अबाबा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहीं पे हुआ था। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ये सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्या पूछ रहा है? स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है 1767 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1767 में इसकी स्थापना की गई थी। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत देश का राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण संगठन, सरकार का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग भी है ये। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून। देहरादून कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है। नेक्स्ट, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य टीआरई 1 में भी पूछा गया था, ये 2 में भी पूछा गया था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है ये? गोवा में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? गोवा में। यह अभ्यारण्य मोलेम नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, ये भी मोलेम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो गोवा में है। और इसी के अंतर्गत आपका आता है भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ अनेक स्थानिक पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं। कहाँ पे है ये? गोवा में है। नेक्स्ट है, मत्स्य कृषि सूचक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। मत्स्य कृषि सूचक है, ये पूछ रहा है किसका सूचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियतवादी का है, नियतिवादी का। ऑप्शन ए। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल समझते हैं, नियतवाद को, संभववाद को, इसको इंपॉर्टेंट है ये यहाँ से। मत्स्य कृषि मुख्यतः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां प्राकृतिक रूप से जल संसाधन उपलब्ध होते हैं, जैसे आपका समुद्र हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया। जहाँ पानी होगा वहां तो आपका मत्स्य यानी मछली की जो खेती है तो वही तो होगी ना। इसमें मानव की भूमिका सीमित होती है और प्राकृतिक दशाएं ही यह तय करती हैं कि कहाँ मत्स्य पालन संभव हो। देखिए, प्राकृतिक दशाएं ही तय करते हैं कहाँ पे मत्स्य संभव हो, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नियतिवादी कहा जाता है। इसलिए नियतिवाद से जुड़ा है, जिसका मूल विचार है प्रकृति ही मनुष्य की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। नियतिवादी क्या कहता है? नियतिवादी कहता है कि प्रकृति ही मनुष्य की गतिविधियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसको हम लोग समझते हैं, ये पर्यावरण के सिद्धांत हैं, इसको कुछ हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझते हैं। नियतिवाद, पहला इसमें नियतिवाद। नियतिवाद वह विचारधारा है, इसको ध्यान से देखिएगा, नियतिवाद वह विचारधारा है जिसमें माना जाता है कि मनुष्य की गतिविधियां
पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा निर्धारित होती है। मनुष्य जो भी करता है वो किसके द्वारा उसका निर्धारण होता है? तो प्रकृति के द्वारा उसका निर्धारण होता है। प्रकृति प्रधान है, मनुष्य उसका क्या है? अनुयायी है। इसमें क्या कहा गया है कि प्रकृति प्रधान है, यानी मुख्य कौन है? प्रकृति है, और मनुष्य क्या है? उसका अनुयायी है, अनुसरण करता है प्रकृति का। इसकी विशेषता क्या है? पर्यावरण मनुष्य के जीवन का नियंत्रक है। मनुष्य का कार्य क्षेत्र सीमित है। भौगोलिक दशाएं के अनुसार ही जीवन और क्रियाएं तय होती हैं। जैसे आपका रेगिस्तान में ऊंट का पालन हो गया, तटीय क्षेत्रों में मत्स्य कृषि हो गया, पर्वतीय क्षेत्रों में भेड़ का पालन हो गया। ये सब प्रकृति की देन है। तो वही कह रहा है कि जो है इसमें प्रकृति प्रधान होता है, और मनुष्य इसका क्या करता है? अनुसरण करता है प्रकृति के अनुसार। ठीक है। अगला आपका दूसरा आपका संभववाद। संभववाद क्या कहता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकृति अवसर देती है लेकिन मनुष्य निर्माण करता है। इसमें जो है मनुष्य को उच्च माना गया है। नियतिवाद में किसको मुख्य माना गया था? प्रकृति को। लेकिन इसमें जो है प्रकृति को नहीं कह रहा, इसमें कह रहा कि प्रकृति तो हमें अवसर देती है लेकिन मनुष्य क्या करता है? उसका निर्माण करता है। प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है पर मनुष्य उनमें रहकर नवाचार करता है। कह रहा है कि प्रकृति जो है सीमा निर्धारित करती है लेकिन मनुष्य जो है इसमें रिसर्च करके यानी नवाचार करके उसमें सारी चीजें करता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो मनुष्य प्रकृति पर निर्भर तो है लेकिन उसमें बदलने की क्षमता है। संभववाद कहता है कि मनुष्य प्रकृति पर तो निर्भर है लेकिन उसमें क्या कहता है? बदलने की क्षमता रखता है, नवाचार की क्षमता रखता है। मानव नवाचार और तकनीकी विकास को महत्व देता है। मनुष्य प्राकृतिक सीमाओं को चुनौती दे सकता है। संभववाद करता है कि मनुष्य जो है प्राकृतिक सीमाओं को चुनौती भी दे सकता है। जैसे रेगिस्तान में नहरों द्वारा सिंचाई। रेगिस्तान में नहर संभव नहीं लेकिन मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। समुद्र पर पुल बनाया, समुद्र में पुल बनाना प्रकृति तो नहीं बनाया लेकिन जो है मनुष्य बना सकता है। ठीक है। जैसे आपका बांद्रा वर्ली सी लिंक है, हरित गृह कृषि है, सौर ऊर्जा का उपयोग है। इसमें क्या करता है? मनुष्य कंट्रोल अपने मतलब कंट्रोल करके जो है सारी चीजें, प्रकृति को कंट्रोल करके करता है सारी चीजें। ठीक है, संभववाद में। अगला है आपका नवनियतिवाद, या इससे समन्वयवाद कहा जाता है। देखिए, नियतवाद में किसको प्रधान माना गया? प्रकृति को प्रधान माना गया, प्रकृति को। और संभववाद में किसको माना गया? तो मानव को माना गया। इसमें मानव कहा गया कि मानव सब कुछ कर सकता है, प्रकृति पे कंट्रोल भी कर सकता है। लेकिन नवनियतवाद आया इसके बाद। यह दृष्टिकोण नियतिवाद और संभववाद के बीच का संतुलन है। अब दोनों को संतुलित करने के लिए कौन सा वाद आया? नवनियतवाद आया, जिसे समन्वयवाद भी कहा जाता है। इसमें क्या क्या कहा गया कि प्रकृति दिशा दिखाती है पर अंतिम निर्णय मनुष्य लेता है। इसमें कहता है कि प्रकृति जो है ये क्या करती है? एक दिशा दिखाती है और इसमें अंतिम निर्णय जो है किसका होता है? मनुष्य का होता है। विशेषता क्या है? ना तो प्रकृति पर पूरी निर्भरता, ना ही मनुष्य की पूरी निर्भरता, यानी दोनों के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। इसमें कह रहा कि ना तो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर, ना तो पूरी तरह से जो है मानव अब स्वतंत्र है। सतत विकास और नीति आधारित हस्तक्षेप, पर्यावरणीय चेतावनी को समझकर इसमें विकास करना है। देखिए, इसमें जो है पर्यावरण को भी ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए, इसमें कहा गया है। जैसे आपका भूस्खलन क्षेत्रों में सीमित निर्माण, जहाँ पे पहाड़ वगैरह पे जहाँ पे भूस्खलन वगैरह होता है वहाँ पे सीमित निर्माण यानी। और अगला है पर्यावरणीय कानूनों के तहत औद्योगिकरण, हम पर्यावरण को नुकसान ना हो उसके लिए जो है। गंगा किनारे प्लास्टिक प्रबंधन, ठीक है, नदी वगैरह में जो कूड़ा कचरा फेंकते हैं वो सब नहीं फेंका जाता है। ठीक है। अगला देखते हैं भूगोल के प्रमुख सिद्धांत और उनके जनक। नियतवाद के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजल है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। फ्रेडरिक रेडजल है, ये किसने दिया? नियतिवाद, इन्होंने क्या दिया? नियतिवाद दिया। संभववाद किसने दिया? पॉड विडाल डी लाब्लास ने दिया। और नवनियतवाद किसने दिया? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया। इसको फिर से एक बार डिटेल समझ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नियतवाद में प्रकृति प्रमुख है, संभववाद में ध्यान रखिएगा मानव प्रमुख है, और इसमें क्या है? नवनियतवाद में दोनों का समन्वय है, ना तो जो है प्रकृति ना तो मानव, तो इसमें दोनों का समन्वय बना के इसमें चलना होता है नवनियतवाद में। ठीक है, तो ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। क्लास क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। दोस्तों, क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसको शेयर करिएगा, और अगर आपको यह क्लास पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।